27th June 2022, The Hindu editorial: Regressive, inhumane, पिछाड़ने वाला, पीछे ले जाने वाला और अमानवीय. By removing constitutional right to abortion, US Supreme Court is on wrong side of liberty. गर्भाधान के संवैधानिक अधिकार को हटाते हुए यूएस का सुप्रीम कोर्ट लिबर्टी के गलत साइड पर है. लिबर्टी यानी फ्रीडम, उन्मुक्तता. When a democracy rolls back a constitutional right that has been in place for almost half a century, it must consider itself in deep peril. जब कोई भी प्रजातंत्र एक संवैधानिक अधिकार को रोल बैक कर देता है जो उस जगह पर रहा है करीब 50 सालों से या आधी सदी से रहा है, तो उसे अपने आप को बहुत गहरे खतरे में समझना चाहिए. The US stands at the fraught juncture now after its Supreme Court, in a 6-3 majority, overturned the 1973 ruling in Roe versus Wade and took away the constitutional right to abortion. यूएसए अब एक ऐसे समय स्थान पर है या काल स्थान पर है जहां पर एक मुश्किल वाली स्थिति है, जब उसके सुप्रीम कोर्ट ने 6-3 के मेजॉरिटी से 1973 की रूलिंग रॉ वर्सेस वार्ड में जो दी गई थी उसे उलट दिया है एंड जो संवैधानिक अधिकार है गर्भाधान का उसे वापस ले लिया. In one blow on June 24, it withdrew from women anywhere in the country their right to reproductive and bodily autonomy. एक प्रहार में जून 24 को उन्होंने महिलाओं से जो देश में कहीं भी हों एक उनके अधिकार को छीन लिया जो उनका रिप्रोडक्टिव और बॉडीली ऑटोनॉमी का अधिकार था. रिप्रोडक्टिव अधिकार यानी कि अपने अनुसार बच्चों को पैदा करने का अधिकार, और बॉडीली ऑटोनॉमी का मतलब है शारीरिक उन्मुक्तता. With Roe as well as the 1992 decision in Planned Parenthood versus Casey that upheld Roe gone, the court returned the issue of abortion to the people's elected representatives. रो के साथ यानी रो वर्सेस वार्ड केस के साथ और 1992 के का जो डिसीजन था प्लान्ड पेरेंटहुड वर्सेस कैसी के केस में, जिसमें उन्होंने जिसने रो वाले केस को अपहोल्ड किया था यानी कि उसको सही ठहराया था, ये दोनों अब चले गए हैं. कोर्ट ने इस मामले को, अबॉर्शन के मामले को वापस लोगों के जो चयनित रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको दे दिया है. यानी लोगों के चयनित प्रतिनिधियों को दे दिया है. States can now decide whether to ban abortion and at what stage in pregnancy and under what circumstances. अब states decide कर सकते हैं कि क्या उनको abortion को बैन करना है, किस स्टेज पर करना है प्रेगनेंसी में और किन परिस्थितियों में करना है. The fight over abortion has been the US's most passionately waged ideological battle. Abortion के बारे में जो लड़ाई है वो यूएस की सबसे उन्मादपूर्ण वैचारिक युद्ध रहा है जो यूएसए ने लड़ा है. With a focus that denies any space for compassion or respect for liberty, conservatives have prioritized the task of having Roe overturned for decades. एक फोकस बनाते हुए, क्योंकि
किसी भी उन्माद को, किसी भी संवेदनशीलता को कोई भी जगह देने से मना करता है, या लिबर्टी को कोई रिस्पेक्ट नहीं करता। जो कंजर्वेटिव लोग हैं, यानी जो संरक्षण करता है, यानी संरक्षण वाली आइडियोलॉजी में बिलीव करते हैं, उन्होंने इस बात को प्राथमिकता दे दी है, इस कार्य को, कि रो को ओवरटर्न करा देंगे। और ये प्राथमिकता उन्होंने कई दशकों से दे के रखी थी। विद द कोर्ट नाउ हैविंग अटेन्ड अ कंजर्वेटिव सुपर मेजॉरिटी, अब चूंकि कोर्ट में इन संरक्षण वाली वाले जो सोच विचार है, उसकी सुपर मेजॉरिटी हो गई है, तो जो डिसीजन है हैड बीन इमिनेंट, यानी ये डिसीजन आना ही था और जल्दी ही आने वाला था। सम रिपब्लिकन रूल स्टेट्स हैव स्टार्टेड बैनिंग अबॉर्शन, तो कुछ रिपब्लिकन स्टेट्स ने पहले से ही अबॉर्शन को बैन करना शुरू कर दिया है, विद ट्रिगर लॉज इन प्लेस इन एंटिसिपेशन ऑफ सच जजमेंट। और ऐसी लॉज भी जगह पर रख दी गई हैं जो कि ट्रिगर हो जाएंगी जैसे ही ये जजमेंट आता है, यानी इस जजमेंट के पूर्वानुमान से उन्होंने लॉ पहले ही बना के रख दी थी। अदर स्टेट्स विल फॉलो, अदर रेड स्टेट्स विल फॉलो, दूसरे जो रेड स्टेट्स हैं वो भी फॉलो करेंगे, वो भी इसी तरह के कार्य को करेंगे। The Supreme Court decision Dobbs versus Jackson Women's Health Organization has in fact divided the US territorially. जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया है रॉब डॉब्स वर्सेस जैक्सन विमेंस हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के केस में, उसने असल में यूएस को टेरिटरी के हिसाब से, यानी जमीनी हक के हिसाब से डिवाइड कर दिया है, विभाजित कर दिया है। स्टेट्स वेयर women have the right to abortion and those where they do not, तो ऐसे स्टेट्स में डिवाइड कर दिया है जिनके पास अबॉर्शन का राइट है, और ऐसे स्टेट जिनके पास ये अधिकार नहीं है। Where they do not, women will with unplanned or unwanted pregnancies, including possibly in some jurisdictions those that endanger the mother's life or are a result of rape or incest, may have no option but to seek medical assistance in other states. जहाँ पर भी उनके पास अबॉर्शन का अधिकार नहीं है, तो ऐसे महिलाएं जिनकी प्रेगनेंसीज न चाह के भी हो गई या बिना किसी योजना के हो गई, जिसमें संभवतः शामिल है ऐसे जूरिस्डिक्शंस में, यानी ऐसे स्टेट्स में, ऐसी जगहों पर जो कि जहाँ पर जो कि मदर के लाइफ को खतरे में डाल सकते हैं, या वो रिजल्ट हैं रेप के, यानी वो जो प्रेगनेंसीज हैं वो रेप का रिजल्ट हैं या इंसेस्ट का रिजल्ट है। इंसेस्ट यानी जहाँ कोई भी व्यक्ति अपने ही रिश्तेदार के साथ या भाई बहन के साथ सेक्स कर लेता है और उसकी वजह से वो बच्चा पैदा हो जाता है, प्रेगनेंसी हो जाती है। उनके पास शायद कोई ऑप्शन ना हो सिवाय कि वो मेडिकल असिस्टेंस, यानी मेडिकल हेल्प दूसरे स्टेट्स में प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। This needs resources and support structures, and many women will be left with no option other than clandestine, unsafe abortions near her home. और इसके लिए रिसोर्सेज, यानी संसाधन और सपोर्ट की ज़रूरत है, सपोर्ट स्ट्रक्चर्स की ज़रूरत है। यानी कि अगर उनको अबॉर्शन कराने के लिए दूसरे स्टेट में जाना है तो उसके लिए उनको संसाधन चाहिए या सपोर्ट स्ट्रक्चर्स चाहिए। और बहुत सी वुमेन ऐसी होंगी जो कि उनके पास कोई विकल्प नहीं होगा सिवाय कि वो छुपा के अनसेफ अबॉर्शन करवा लें अपने घरों के पास और दूसरे स्टेट में ना जाए जहाँ पे वो लीगल होगा। Chillingly, there is fear that miscarriages could be subject to criminal investigation. और ये बात डरा देती है कि एक डर इस तरह का है कि जो मिसकैरेज है, जब भी किसी को मिसकैरेज हो जाएगा
तो वो क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन का सब्जेक्ट हो सकता है, यानी उसका क्रिमिनल अन्वेषण किया जा सकता है, इस डर से कि क्या, इस संदेह पे कि क्या पता ये मिसकैरेज जो है वो जानबूझ के किया गया हो. On a positive side, major US companies and some states have started offering financial support to employees and help for out of state abortion seekers who seek medical interventions in abortion supporting states. और सकारात्मक इसी के साइड ये है कि जो बड़ी बड़ी यूएस कंपनीज हैं और कुछ राज्य भी जो हैं जैसे न्यूयॉर्क, उन्होंने शुरू कर दिया है वित्तीय सपोर्ट देन ऑफर करना अपने एम्प्लॉयज़ को और हेल्प देना कि जिससे कि उस स्टेट से बाहर जाके जो अबॉर्शन करवाना चाहते हैं वो अ, वो मेडिकल इंटरवेंशन यानी मेडिकल हस्तक्षेप को प्राप्त करने की कोशिश कर सकते हैं ऐसे स्टेट्स में जो कि अबॉर्शन को सपोर्ट करते हैं. दिस विल हाउएवर मेक ऑलरेडी बिटर पार्टिसन पोलराइजेशन वर्स. लेकिन ये जो है, जो पहले से ही इतना कड़वा पोलराइजेशन हो गया है, एक तरफ ऐसे स्टेट्स हैं जो कि अबॉर्शन को सपोर्ट कर रहे हैं, दूसरी तरफ ऐसे स्टेट्स हैं जो कि दूसरे एक्सट्रीम पर हैं और वो अबॉर्शन को के खिलाफ हैं. तो ये अपने आप ही एक पोलराइजेशन हो गया है, अलग अलग पोल में बढ़ गए लोग. लेकिन ऐसा करने से कि एक जगह के लोग दूसरी जगह जाके मेडिकल इंटरवेंशन सीख करेंगे, तो इससे ये जो पोलराइजेशन है और भी बुरा हो जाएगा, यानी पोलराइजेशन और बढ़ जाएगा. It must also alarm Americans that the logic of Dobbs, that abortion is not mentioned in the US Constitution and is not covered by the landmark 14th Amendment of 1868 that safeguards liberty, has opened the process for other rights to be taken away. और अमेरिकन्स को ये बात डरा देना चाहिए, ये ज़रूरी है कि अमेरिकन इस बात से डर जाएं कि जो डॉब्स की लॉजिक है कि भाई जो अबॉर्शन है वो यूएस कॉन्स्टिट्यूशन में ये शब्द कहीं लिखा ही नहीं है, और इसलिए ये जो लैंडमार्क चौदहवां अमेंडमेंट हुआ था 1868 में अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन का, जो कि लिबर्टी को सेफ गार्ड करता है, उसको बचाता है, तो उसमें अबॉर्शन कवर नहीं होता. ये जो लॉजिक है इसने एक प्रक्रिया शुरू कर दी है कि दूसरे राइट्स भी लिए जा सकते हैं, और ये बात अमेरिकन्स के लिए अलार्मिंग हो सकती है. फॉर नाउ, प्रेसिडेंट जो बिडेन एंड हिज डेमोक्रेटिक पार्टी हैव vowed to put Roe on the ballot in November's midterm elections. अभी के लिए प्रेसिडेंट जो बिडेन ने और उनकी डेमोक्रेटिक पार्टी ने ये शपथ ली है कि वो रो वर्सेस वार्ड वाले केस को बैलेट पर रख देंगे, यानी इलेक्शन का मुद्दा बना देंगे नवंबर के मिड टर्म इलेक्शंस में, जो मध्यावधि इलेक्शंस होने वाले हैं. But the way the US electoral system stacks up the numbers in the Senate against their efforts to break the filibuster, the effort to protect women will likely be carried out incrementally. लेकिन जिस प्रकार से यूएस का इलेक्टोरल सिस्टम्स के नंबर्स इकट्ठे होते हैं सेनेट में, यानी कि जैसे जैसे नंबर्स बटे हुए लोगों के, अगेंस्ट देयर एफर्ट्स टू ब्रेक द फिलिबस्टर, क्योंकि नंबर्स जो है वो इस ज़बरदस्ती जो थोपी जा रही है चीज़, फिलिबस्टर यानी जो अटैक करके या पथराव करके कोई चीज़ जो ज़बरदस्ती ठोक के किसी तरह से ज़बरदस्ती थोपी जाती है, उस फिलिबस्टर को ब्रेक करने की जो कोशिश है, उसमें जो जिस तरह से नंबर्स हैं सेनेट में, वो इसको अभी सपोर्ट नहीं करते हैं. यानी सेनेट में जो लोग अभी भी हैं वो इस प्रकार के लोग हैं, वो इस विचारधारा के लोग हैं जो इस तरह के ज़बरदस्त पुश को सपोर्ट नहीं करते हैं. The effort to protect women will likely be carried out incrementally. इसलिए होगा ये कि जो कोशिश होगी विमेन को प्रोटेक्ट करने की, वो उसका चांस ये है कि वो एक एक करके होगी, धीरे धीरे करके होगी. और चूंकि ये जो अबॉर्शन
को पर रोक न लगाने वाली बात है, ये जो ज़बरदस्ती की जा रही है, इसमें वेमेन का जो एक बहुत बहुमूल्य अधिकार है, उसका हनन हो रहा है। तो जो लेकिन सेनेट में इतने लोग नहीं मिलेंगे जिसको इसके फेवर में, इसके पक्ष में। तो इसलिए जो कोशिश है वेमेन को प्रोटेक्ट करने की, वो इंक्रीमेंटली की जाएगी, यानी एक एक करके धीरे धीरे की जाएगी। लीगल challenges at multiple levels, support to women in red states, and persuasive political campaigns at the grassroots. पहले तो लीगल चुनौतियां दी जाएंगी मल्टीपल लेवल्स पे, उसके बाद वेमेन को सपोर्ट दिया जाएगा रेड स्टेट्स में, और परसुएसिव यानी मनाने वाले पॉलिटिकल मुहिम छेड़ी जाएंगी ग्रास रूट्स पर। तो इस तरह से करके वेमेन को धीरे धीरे प्रोटेक्शन मिल सकता है, लेकिन एकदम से कोई प्रोटेक्शन की उम्मीद अभी नहीं की जा सकती है। Second editorial, keep up the pressure. India must seek the extradition of Sajid Mir for his role in the Mumbai attacks. प्रेशर बनाए रखिए। भारत को कोशिश करना चाहिए कि साजिद मीर को वापस अपने देश निकलवा के बुला लें, क्योंकि उनका एक रोल रहा है मुंबई अटैक्स में, मुंबई में जो आक्रमण हुए थे, जो आतंकवादी लोगों ने आक्रमण किए थे। Reports in Pakistan's newspapers that a Pakistani court has convicted Majid Mir, one of the men who planned the Mumbai 26/11 attacks, on terror financing charges, is welcome proof that the search for each of the masterminds must never be given up on. पाकिस्तानी न्यूज़पेपर्स में जो रिपोर्ट्स आ रही हैं कि एक पाकिस्तानी कोर्ट ने साजिद माजिद मीर को दोषी सिद्ध कर दिया है, जो कि उन लोगों में से एक था जिन्होंने मुंबई के 26/11 वाले आक्रमणों को की योजना बनाई थी। और ऐसा जो दोष सिद्धि है, ये टेरर को फिनेंस करने के इल्ज़ामों पे किया गया है इस कोर्ट के द्वारा। और ये बात एक स्वागतपूर्ण प्रूफ है, एविडेंस है, सबूत है कि जो खोज है प्रत्येक मास्टरमाइंड की, जिसने कि वो मुंबई के 26/11 अटैक प्लान किए थे, उसको कभी भी छोड़ा नहीं जाना चाहिए हमारे द्वारा। वी शुड नॉट गिव अप ऑन दैट सर्च। उस सर्च को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। इन द केस ऑफ मीर के केस में पाकिस्तानी सिक्योरिटी एजेंसीज हैड गॉन सो फार एज टू फॉल्सली डिक्लेयर हिम डेड। पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी एजेंसीज थी वो इतना दूर चली गई थी कि उन्होंने उसको झूठा ही मृत डिक्लेयर कर दिया था उसको बचाने के लिए। He was reportedly sentenced to more than 15 years in jail and is serving his term in a Lahore jail. उसे 15 साल से ज़्यादा की जेल के लिए उसको 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 जो पनिश किया गया था, मतलब यानी उसको उसको सेंटेंस किया गया था, उस पर इतने साल की सज़ा उसको की गई थी, और वो लाहौर जेल में अपना जेल का सेंटेंस पूरा कर रहा है, वो सर्व कर रहा है। Mir, LED's former Deputy Chief of International Operations, has been wanted for his role in recruitment for the 26/11 attacks, being the handler for David Headley, who carried out the reconnaissance for the LNT during several visits to India, and for being in the Karachi control room during the Mumbai siege. मीर, जो कि लश्कर तौयबा का पहले का डेप्यूटी चीफ है इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय ऑपरेशंस का, उन्हें वो वांटेड हैं अपने रोल में, क्योंकि उन्होंने रिक्रूटमेंट किया था, जो रोल था उनका 26/11 के अटैक्स के लिए रिक्रूट किया था उन लोगों को जो उनको भेजना था अटैक करने के लिए, रिक्रूट किया था, यानी उनको काम के लिए चयन किया था और काम पर लगाया था। और वो डेविड हेडली के लिए हैंडलर थे, यानी कि डेविड हेडली जो कि रिकॉनेसेंस मिशन पे आया था, यानी कि सर्वे करने के लिए आया था, जिन्होंने सर्वे किया था लश्कर तौयबा के लिए, जो कि उन्होंने कई विजिट्स के दौरान जो भारत में किया था उसके दौरान वो सर्वे किया था। एंड और उस वहाँ पर डेविड हेडली के लिए जो हैंडलर थे, यानी उनका जो काम हैंडल कर रहे थे, वो थे साजिद माजिद मीर।
और इसके साथ ही वो कराची के कंट्रोल रूम में थे जब मुंबई पर अटैक किया गया, जो 26/11 वाला अटैक आक्रमण. Headley named Mir in his deposition to a US court after he was given a plea bargain by the US government, as well as in depositions via video link for the 26/11 trial in India. हेडली ने मीर का नाम लिया था अपने डेपोजिशन में, यानी कि जो उन्हें बयान दिया था यूएस कोर्ट के समक्ष, और उसके बाद जब उनको प्ली बार्गेन दिया गया, यानी कि अगर वो सच बोल देते हैं तो उनको छोड़ दिया जाएगा यूएस गवर्नमेंट के द्वारा. एज वेल एज उन्होंने जो डेपोजिशंस दिए, यानी बयान दिए वीडियो लिंक के द्वारा 26/11 ट्रायल में इंडिया में, उसमें भी उन्होंने मीर साजिद मीर का नाम लिया था. Mir is also wanted for LET conspiracies to attack a Danish newspaper accused of publishing blasphemous cartoons and bomb a nuclear installation in Australia. मीर को इसलिए भी ढूंढा जा रहा है क्योंकि उन्होंने लश्कर तौयबा की तरफ से जो कॉन्स्पिरेसीज की थी डैनिश न्यूज़पेपर्स को, यानी साजिश की थी डेनमार्क के न्यूज़पेपर को अटैक करने के लिए, और ऐसे न्यूज़पेपर को अटैक करने के लिए जिन पर इल्ज़ाम ये था कि वो इस्लाम के खिलाफ रिलीजियस ब्लास्फेमस, यानी इस्लाम को नीचा दिखाते हुए कार्टून बना रहे थे, पब्लिश कर रहे थे. और उसके अलावा मीर इसलिए भी वांटेड है क्योंकि उन्होंने एक न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन को ऑस्ट्रेलिया में बॉम्ब किया था. He was also convicted by a French court for recruiting LET operatives and is believed to have also recruited terror volunteers in the Virginia paintball jihad case in the US. उनको फ्रेंच कोर्ट द्वारा भी दोष सिद्ध किया गया था एलईटी के लश्कर तौयबा के ऑपरेटिव्स को रिक्रूट करने के लिए, और ये विश्वास किया जाता है कि उन्होंने टेरर वॉलंटियर्स को भी रिक्रूट किया था वर्जीनिया पेंटबॉल जिहाद केस में, अमेरिका में, यूएस में. The timing of Mir's conviction appears to be linked to the final stages of Pakistan's grey listing at the FATF this June, that voted to allow on site visits in Pakistan with a view to delisting it in the next few months. मीर के दोष सिद्धि का जो टाइमिंग है वो ऐसा प्रतीत होता है कि वो जुड़ा हुआ है पाकिस्तान के ग्रे लिस्टिंग के साथ. FATF के इस जून में पाकिस्तान को जो ग्रे लिस्ट पे डाल दिया गया है, यानी कि पहले वो रेड लिस्ट में था, अब पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाला गया है FATF की इस जून में. तो ऐसा लगता है कि जो टाइमिंग है मीर के कन्विक्शन का वो उससे जुड़ा हुआ है, कि जो पाकिस्तान की ग्रे लिस्टिंग के जो फाइनल स्टेजेस से जुड़ा हुआ है FATF पे इस जून में. That voted to allow on-site visits in Pakistan. FATF ने इसमें कि FATF ने वोट किया था कि भाई वो पाकिस्तान में ऑन साइट विजिट्स को अलाउ कर देगा विद ए व्यू टू डी लिस्टिंग इट इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, जिससे कि कुछ महीनों बाद पाकिस्तान को FATF की लिस्ट से डी लिस्ट भी किया जा सकता है. While Mir is not actually on the UN Security Council's 1267 list of terror designated individuals. कहने का मतलब ये कि पाकिस्तान ने अपने आप को ग्रे लिस्ट, रेड लिस्ट से बाहर निकालने के लिए, FATF की अपने आप को ग्रे लिस्ट करवाने के लिए शायद कोर्ट पर ये जोर डाल दिया हो कि साजिद माजिद मीर को अभी आप कन्विक्ट कर दीजिए, और बाद में अपील कोर्ट उसको छोड़ देगा. तो इसी बहाने से पाकिस्तान जो है इस रेड लिस्ट में से FATF की बाहर आ जाएगा, उसको डी लिस्ट हो जाएगा कुछ ही महीनों में. जबकि while Mir is not actually on the UN Security's 1267 list, जबकि मीर असल में UN सिक्योरिटी काउंसिल की 1267 लोगों की लिस्ट में नहीं है, जो कि टेरर डेजिग्नेटेड, यानी कि टेररिस्ट कहे जाने वाले, टेररिस्ट इंगित किए जाने वाले इंडिविजुअल्स की जो लिस्ट है, दैट द FATF इज मैंडेटेड टू परस्यू. इसमें FATF के ऊपर ये की ड्यूटी है, उनको मैंडेट किया गया है, उनको ये अधिकार दिया गया है और ड्यूटी दी गई है कि वो इन 1267 लोगों को परस्यू करेंगे. उस लिस्ट में मीर का नाम एक्चुअली नहीं है. द वेस्ट हैज़ फ्रीक्वेंटली ब्रॉट हिज नेम अप एट FATF प्रोसीडिंग्स. लेकिन वेस्ट ने, यानी US वगैरह ने
बार बार मीर साजिद मीर के नाम को लेके आए हैं सामने एफएटीएफ की प्रोसीडिंग्स के दौरान, इन डिमांडिंग दैट पाकिस्तान सक्सेसफुली कन्विक्ट लीडर्स ऑफ टेररिस्ट ग्रुप्स। ये डिमांड करते हुए कि पाकिस्तान जो है उसको सफलतापूर्वक दोष सिद्ध करना चाहिए टेररिस्ट ग्रुप के लीडर्स को। If Mir is in fact behind bars, New Delhi must move quickly to demand his extradition to stand for trial in India. अगर मीर असल में जेल के सलाखों के पीछे है पाकिस्तान में, क्योंकि उसको कन्विक्ट कर दिया गया है और शायद अगर उसको बेल नहीं दिया गया हो, तो भारत को न्यू दिल्ली को तुरंत मूव करना चाहिए उसका एक्स्ट्रेडिशन डिमांड करते हुए, यानी कि उसको देश निकाल के, देश से पाकिस्तान से निकाल के और इंडिया लाने के लिए डिमांड किया जाए, जिससे कि वो इंडिया में उसके ऊपर मुकदमा चलाया जा सके। एडमिटेडली दिस इज अ वर्चुअली इम्पॉसिबल टास्क, और ये बात सभी लोग एडमिट करते हैं, एक तरह से ये असंभव काम है गिवन द पुअर स्टेट ऑफ बायलैटरल टाइज। अगर ये देखा जाए कि हमारे आपसी जो रिश्ते हैं वो बहुत पुअर है भारत के पाकिस्तान के साथ, तो पाकिस्तान क्यों उसको एक्स्ट्राडाइट करेगा। New Delhi must also rectify the error in not pursuing Mir's addition to the UNSC list thus far. न्यू दिल्ली को ये गलती को भी ठीक करना चाहिए कि अभी तक उन्होंने मीर को यूएनएससी की जो लिस्ट है, जो 1267 टेरर डेजिग्नेटेड इंडिविजुअल्स की लिस्ट है, उसमें ऐड कराने के लिए परसुएंस नहीं किया, उसका पीछा नहीं किया उस बात का, एंड लॉन्च ए कंसर्टेड इंटरनेशनल एफर्ट। भारत को एक सबको संगठित करते हुए एक फोकस करते हुए अंतर्राष्ट्रीय एफर्ट लॉन्च करना चाहिए फॉर मीर टू बी प्रोसिक्यूटेड फॉर द नंबर ऑफ टेरर अटैक्स ही हैज बीन इन्वॉल्व्ड इन, कि मीर के ऊपर मुकदमे चलाए जाएं जो कई सारे टेरर अटैक्स हुए हैं जिसमें कि वो शामिल रहा है। नॉट जस्ट फॉर टेरर फाइनेंसिंग, न केवल टेरर फाइनेंसिंग के लिए वो उसके ऊपर मुकदमे चलाए जाएं। भारत को एक कंसर्टेड अंतर्राष्ट्रीय एफर्ट करना चाहिए कि मीर को भले ही पाकिस्तान में हो, उसके ऊपर टेरर अटैक्स के लिए भी मुकदमे चलाए जाने चाहिए। As with Hafiz Sayyid, Zaki ur Rahman Lakhvi, and other LET members, it is necessary to keep the spotlight on Mir. ठीक उस तरह से ही जैसे हाफिज सैयद है या जाकिर रहमान लखवी हैं या दूसरे एलईटी के मेंबर्स हैं, ये जरूरी है कि हम मीर पर स्पॉटलाइट बनाए रखें। गिवन द प्रेडिलेक्शन ऑफ पाकिस्तान लीगल अथॉरिटीज फॉर रिवर्सिंग कन्विक्शंस, क्योंकि पाकिस्तान की जो लीगल अथॉरिटीज हैं यानी जो कोर्ट्स हैं, उनकी आदत यह है कि वो दोष को रिवर्स कर देते हैं, एंड रिड्यूसिंग द सेंटेंसिंग ऑफ टेररिस्ट वंस द हीट फ्रॉम द इंटरनेशनल एजेंसीज रिड्यूसेस। और उनकी ये भी आदत है कि वो टेररिस्ट पर जो जितने साल की सज़ा दी गई है उसको भी कम कर देते हैं एक बार जो गर्मी है वो कम हो जाती है अंतर्राष्ट्रीय एजेंसीज की तरफ से। This will be particularly important, especially as Pakistan is expected to receive a full reprieve at the FATF in October. और ये खास तौर पे इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है कि भारत जो है अपना पूरा जोर लगा दे मीर को इस लिस्ट में इंक्लूड कराने के लिए, जो FATF की, जो UN सिक्योरिटी काउंसिल की जो लिस्ट है 1267 की, जो टेरर डेजिग्नेटेड इंडिविजुअल्स हैं। खास तौर पे चूँकि पाकिस्तान से अपेक्षा की जा सकती है कि उसे पूरी तरह से माफ़ कर दिया जाएगा, फुल रिप्रीव उसको मिल जाएगी FATF में इन अक्टूबर, यानी कि उसको जो रेड लिस्ट थी, वो जो ग्रे लिस्ट में डाला गया, उस लिस्ट में से ही टोटली डीलिस्ट कर दिया जाएगा। एंड इट मस्ट बी मेड क्लियर दैट द गवर्नमेंट विल कंटिन्यू टू परस्यू द लीगल प्रोसेस अगेंस्ट ईच ऑफ द मेन बिहाइंड द मुंबई अटैक्स अंटिल दे आर ब्रॉट टू जस्टिस। और ये बात ज़रूरी है कि ये बिल्कुल क्लियर कर दिया जाए कि जो हमारी सरकार है वो लगातार परस्यू करती रहेगी लीगल प्रोसेस को, लीगल प्रक्रिया को, उन प्रत्येक लोगों के खिलाफ जो कि मुंबई आक्रमणों के पीछे थे, जब तक कि ऐसा ना हो कि उनको न्याय पर लाया जाए, यानी कि न्याय जीत जाए और न्यायोचित तरीके से उनके ऊपर मुकदमा चला के उनकी सज़ा हो जाए।